कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अभिक्रिया की कोटि को लेकर। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है अ, वो अभिक्रिया की कोटि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से प्रायोगिक होती है। और आप किसी अभिक्रिया को देखकर एज सच, अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई प्राथमिक अभिक्रिया है तो प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर अगर कोई हमारी प्राथमिक अभिक्रिया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दो तरह की हमारे पास अभिक्रियाएं होती है। एक है प्राथमिक अभिक्रिया और एक है जटिल अभिक्रिया। अगर हम प्राथमिक अभिक्रिया को लेकर बात करेंगे तो एक है हमारी प्राथमिक अभिक्रिया और दूसरी है जटिल अभिक्रिया। अगर हम प्राथमिक अभिक्रिया को लेकर बात करेंगे, प्राथमिक से मतलब यह हुआ इट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जटिल अभिक्रिया से मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट। अब इनमें दोनों में डिफरेंशिएशन जानना, दोनों में अंतर को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि क्या मतलब है, किस चीज का क्या मतलब है। अगर हम प्राथमिक अभिक्रिया की बात करें, अगर हम किसी एलिमेंट्री रिएक्शन को लेकर बात करेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन मानी जाती है जो एक पद में कंप्लीट होती है, जो एक पद में कंप्लीट हो, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास एक पद से मतलब है कि जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, जैसे कि हमारे पास है ए गिविंग बी, राइट। अब ये अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया है, राइट। इसमें जो ए के मॉलिक्यूल हैं, राइट, वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो ए के मॉलिक्यूल हैं वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें बी प्लस सी, या कोई दूसरा ले लीजिए आप, ये बी, ये वाला बी नहीं है, ये मैं दूसरा केस ले रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल है प्राथमिक अभिक्रिया के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पहला उदाहरण था। जो दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए वो P प्लस क्यू गिविंग आर प्लस एस बराबर है, ये दूसरा हमारा उदाहरण है, राइट। ये दोनों जो है प्राथमिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। प्राथमिक अभिक्रिया मतलब जो एक पद में कंप्लीट होती है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, बराबर है, वो हमारी प्राथमिक अभिक्रिया होगी, वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम जटिल अभिक्रिया को बात करें तो जटिल अभिक्रियाएं क्या है, वो एक से अधिक प्राथमिक पदों में कंप्लीट होती है, एक से अधिक एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर वो कंप्लीट होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो थ्राइस ए 3a प्लस 2b गिविंग c प्लस d, ये हमारी जो अभिक्रिया है 3a प्लस 2b गिविंग c प्लस d, ये जो अभिक्रिया है हमारी, अब ये अभिक्रिया अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है। और क्योंकि अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है तो किसी जटिल अभिक्रिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जटिल अभिक्रिया है वो जटिल अभिक्रिया को बोलोगे क्या, मतलब किससे आप बोलेंगे, तो जटिल अभिक्रियाएं वो मानी जाती है जो एक से अधिक एलिमेंट्री पदों के अंदर कंप्लीट होती है, एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती है, राइट। अब जैसे ये है, और ये कैसे पता चलेगा आपको कि उसकी जो आणविकता होगी, मतलब जो यहां पर आपको कोफिशिएंट मिलेगा वो कोफिशिएंट आपको काफी ज्यादा मिलेगा। सामान्यतः, मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं आपसे कि जैसे यहां पर ये 3a प्लस 2b बराबर है। अब ये एक प्राथमिक अभिक्रिया नहीं मानी जा सकती है। क्यों प्राथमिक अभिक्रिया नहीं मानी जा सकती है? 3a प्लस 2b गिविंग c प्लस d, ये अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया नहीं मानी जा सकती।
क्यों नहीं मानी जा सकती अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया? क्योंकि हम यहां पर जो प्राथमिक अभिक्रिया है, वो प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर जो आणविकता होती है वो आप रिएक्शन को देखकर पता लगाते हैं। जो रिएक्शन है, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर आणविकता क्या होगी, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये एक अणु के है, ये एक अणु का अभिक्रिया है। ये वाली जो है ये आपके सामने एक अणुक अभिक्रिया मानी जाएगी। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आणविकता कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर ये द्वि अणुक है, द्वि अणुक अभिक्रिया है। राइट, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, आपस में संघट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल एक साथ संघट कर रहे हैं और उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उत्पाद का बनना हो रहा है। राइट, उसी तरीके से यहां पर जो एक अणु का है, इसमें ए का मॉलिक्यूल जो है वो बी बना रहा है। राइट, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ये प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों के दोनों अपने आप में प्राथमिक अभिक्रिया है। राइट, आणविकता क्या है? आणविकता मतलब कितने मॉलिक्यूल एक साथ किसी प्राथमिक अभिक्रिया में टकराकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने मॉलिक्यूल एक साथ आपस में टकरा रहे हैं, एक साथ आपस में संघट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल एक साथ संघट कर रहे हैं किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, वो उस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। राइट, इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में कितने अणु एक साथ संघट कर रहे हैं, कितने अणु एक साथ संघट कर रहे हैं, वह अपने आप में आणविकता हो जाएगी। राइट, जिसको आप इस तरीके से बोलते हैं आणविकता। राइट, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और मैंने कल भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था आपको कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी अंश में नहीं हो सकती है। आप ये नहीं बोलोगे 1/2, आप ये नहीं बोलोगे 2/3 बराबर। आणविकता कभी भी नहीं हो सकती। राइट, वो कंप्लीट एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा वहां पर। राइट, तो जो आणविकता है, राइट, उसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो बातें आपको समझ लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है और जो आप नहीं जानते हैं आप उसको अपने दिमाग से लिख लीजिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लेना, आप समझिए बात को। राइट, जो चीज आपको लगती है, राइट, मैं हर शब्द बहुत ही सोच समझकर बोल रहा हूं। राइट, तो इसीलिए उस पर विचार करें आप। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि आणविकता का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होता है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाता है, आणविकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। राइट, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आप प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए बात करते हैं। ये दो आपके सामने प्राथमिक अभिक्रियाएं मैंने लिखी है। प्राथमिक अभिक्रियाएं किसे बोलेंगे? प्राथमिक अभिक्रिया आप उसे बोलते हो जो एक पद में कंप्लीट हो जाती है, बराबर है। जैसे कि ए से बी का बनना, बराबर है, ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। राइट, इसमें ए का एक अणु ने बी बनाया, उत्पाद का निर्माण किया। राइट, उसी तरीके से P प्लस क्यू गिविंग R प्लस S, ये अपने आप में द्वि अणुक है, मतलब दो मॉलिक्यूल ने एक साथ संघट किया। आणविकता मतलब किसी प्राथमिक अभिक्रिया में कितने अणु एक साथ संघट करते हैं, वो आणविकता को दर्शाता है। तो यहां पर P और Q के जो अणु हैं, राइट, या जो परमाणु हैं, वो आपस में संघट कर रहे हैं, या आयन भी मान सकते हैं। P और Q कुछ भी मान लो आप, बराबर, अणु मान सकते हैं आप, उसको परमाणु मान सकते हैं आप, उसको आयन मान सकते हैं। तो ये जो परमाणु है ये आपस में टकराए, एक साथ टकराए, राइट, और उत्पाद का निर्माण किया, R प्लस S का निर्माण किया।
बराबर है, एक पद में हो रही है, इसीलिए यहां पर आणविकता का औचित्य नजर आता है। पर अगर कोई जटिल अभिक्रिया है, उस जटिल अभिक्रिया के अंदर राइट आणविकता का कोई औचित्य नहीं रहता है। जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं? जटिल अभिक्रिया आप उसे बोलते हो जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होगी। बराबर है, जैसे कि ये अभिक्रिया आपको नजर आ रही है, ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया लग रही है। अगर आप गुणांक को देखेंगे, अगर आप स्टोइशियोमेट्री गुणांक की तरफ निगाह डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है। 3a प्लस 2b गिविंग c प्लस d। और वैसे भी सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आणविकता जो है, सामान्यतः अगर हम बात करें तो आणविकता किसी अभिक्रिया की 3 से अधिक नहीं होती है, 3 से अधिक नहीं होगी। राइट, 3 से अधिक क्यों नहीं होती है? वो 3 से अधिक इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सामान्यतः बात कर रहे हैं अपन, राइट, वो इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि एक साथ 3 अणुओं का टकराना ये अपने आप में बहुत ही रेयर है। आप रोड पर जा रहे हैं, बराबर, कितनी भी भीड़ भाड़ वाला इलाका, कहीं पर भी हो आप, बराबर, किसी भी शहर में कोई ना कोई एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, बराबर है, क्राउडेड होता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। राइट, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, इंदौर हो, कहीं भी पूना हो, राइट, कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं। राइट, अब ऐसी जगह पर भी जो कोलिजन होते हैं, जो संघट होते हैं, बराबर है, वो 2 अणु के बीच में, मतलब एक साइकिल वाला स्कूटर वाले से टकरा गया, बराबर है, ये द्वि अणु को, राइट, 3 अणुओं का एक साथ एक ही समय पर टकराना, राइट, ये आपको बहुत रेयर साइट मिलेगी, बहुत ही रेयर साइट मिलेगी। राइट, तो हम ये तो नहीं कह सकते, समझ रहे होंगे मेरी बात को, एक ही समय में, ये बात अलग है कि साइकिल वाले और स्कूटर वाला दोनों टकरा गए, और साइकिल और स्कूटर दोनों टकरा गए, अब पीछे से बाइक वाला आ रहा था, वो भी घुस गया उसके अंदर, बराबर। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि इट इज त्रिअणुक, आप उसको त्रिअणुक नहीं बोलेंगे, समझ रहे होंगे मेरी बात को, राइट, वो भी द्विअणुक माना जाएगा। त्रिअणुक मतलब क्या? त्रिअणुक से मतलब यह है कि जब एक साथ 3 मॉलिक्यूल या 3 परमाणु, राइट, आपस में टकराए, एक साथ जब टकराना होता है, राइट, ऐसी अभिक्रिया है। तो यहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये अपने आप में प्राथमिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में उसका जो स्टोइशियोमेट्री गुणांक होगा वही आणविकता को दर्शाएगा, वही आणविकता को दर्शाएगा। जैसे यहां पर जो हमारा कैपिटल ए है, वो कैपिटल ए का गुणांक 1 है, तो इसीलिए मैंने कहा ये एक अणुक है। राइट, यहां पर P का गुणांक 1 है और Q का भी गुणांक 1 है, तो मैंने कहा एक P का अणु या एक P का परमाणु और एक Q का परमाणु आपस में संगत कर रहे हैं, और आपस में संगत कर ये बना रहे हैं। राइट, अब मैं ये तो नहीं मानूंगा, जब मैंने आपको क्या बोला कि त्रिपरमाणुक या त्रिअणुक अभिक्रियाएं भी अपने आप में बहुत रेयर होती है, 3 अणुओं का एक साथ टकराना अपने आप में रेयर साइट है। राइट, तो यहां पर तो इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 2 है, तो अगर मान लो मैं इसको प्राथमिक अभिक्रिया मानता हूं, तो अगर मैं इसको प्राथमिक अभिक्रिया मानूंगा, इसका मतलब 3 + 2 5, मतलब 5 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही समय में संगत करें, बराबर है। ये तो बच्चों बहुत ही ज्यादा नामुमकिन जैसी बात नजर आती है। राइट, चाहे जितने भी परमाणु मौजूद हो, आप समझिए बात को, एक साथ टकराना ये अपने आप में रेयर साइट है। सबसे कॉमन जो कोलिजन्स माने जाते हैं वो द्विअणुक होते हैं, जो कॉमन कोलिजन्स माने जाते हैं वो द्विअणुक माने जाते हैं। कॉमन कोलिजन सबसे कॉमन फर्क है। आप देखते हैं कि क्राउडेड एरिया, जैसे अपन इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जो राजवाड़ा है, राजवाड़ा पर बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो वहां पर जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप जब टकराते हो तो वो तो द्विअणुक माना जाता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं। राइट, त्रिअणुक का होना मुश्किल है। तो जब यहाँ 5 अणु, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि ये प्राथमिक अभिक्रिया, क्यों? क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही आणविकता का कॉन्सेप्ट आता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। राइट, जटिल अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जो एक से अधिक प्राथमिक पदों में कंप्लीट होती है।
एक से अधिक प्राथमिक पदों में कंप्लीट होती है। राइट, तो अब यहां पर ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है। अब यहां पर हमने लिख दिया ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है। ये एक जटिल अभिक्रिया है। राइट, अब यहां पर बच्चों एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें करिएगा, ये जटिल में जो मात्रा लगाई है, राइट, उसमें करेक्शन करिएगा। ये इस तरीके से आप करेंगे, ये जटिल, राइट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट, ये जटिल। अब यहां पर ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है, राइट, उसको मैंने बताया जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती है। अब इसके जो पद हैं, राइट, वो कौन कौन से होंगे, किन, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, राइट, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। अब वो बात को समझिएगा। जैसे कि ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये मैंने अपने मन से ऐसे ही लिख दी है, इसमें कुछ सोच कर नहीं लिखा है मैंने। 3a प्लस 2b गिविंग c प्लस d, राइट, मैंने क्या किया, पहले इसका वेग लिख दिया। वेग मैंने कहा वेग बराबर के ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता, ये मैंने लिख दिया इसमें। समझिएगा बात को, ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता, ये हमने जो मैं कल बता रहा था, वेग व्यंजक को लेकर मैं कल बात कर रहा था, या वेग नियम को लेकर मैं बात कर रहा था, रेट लॉ को लेकर बात कर रहा था। तो जो वेग है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो यहां पर बनेगा हमारा, राइट, वो होगा वेग इज इक्वल टू, मान लो ये जो अभिक्रिया है, जो अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है, जो अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है, इस जटिल अभिक्रिया के अंदर मैंने कहा वेग बराबर के ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता। अब मैंने कहा आपसे कि एक काम करिए, मुझे जरा अलग अलग जो पद हैं वो अलग अलग पद मुझे बताएं आप। तो आप पहला क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी, ये मंद पद है, मान लीजिए ये मंद है, राइट, ये बनाया इसने ई बना, राइट, फिर ये जो ई है, ये ई फिर दो ए मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर एफ बनाता है, और फिर ये जो एफ है, ये एफ एक बी के अणु के साथ कंबाइन कर सी प्लस डी का निर्माण करता है, राइट, ये भी अपने आप में फास्ट है, ये स्टेप भी फास्ट मान लीजिए और ये भी फास्ट मान लीजिए। फास्ट मतलब आप समझ रहे होंगे जो तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, राइट। अब ये बंद है ए प्लस बी ई। अब आप बोलेंगे ये चीजें बच्चों कॉम्प्लेक्स है, पहले ही मैं बता दूं चीजें आसान नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ए प्लस बी गिविंग ई, इसको सर आपने मंद क्यों माना, इस वाले पद को आपने मंद क्यों नहीं माना, या जो ये वाला पद है इसको मंद क्यों नहीं माना, क्योंकि जो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है हमारा, दैट इज वेग इज इक्वल टू के ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता, राइट, ये हमारा वेग वेग एक्सप्रेशन है, वेग व्यंजक है। अब ये जो वेग व्यंजक है, राइट, अब इस वेग व्यंजक में ए और बी इन्वॉल्व है, ए की घात में 1 है और बी की घात में 1 है, राइट, तो यहां पर जो मंद है, आपको शायद ये पता होगा कि जो स्टेप सबसे स्लो होती है वह वेग निर्धारक पद मानी जाती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है। जटिल अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती है, एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, बराबर है। तो वो पद जो सबसे स्लो है, जो सबसे स्लो पद होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाएगा, वेग निर्धारक पद माना जाएगा। क्योंकि ये मंद है, इसीलिए ये वाली जो स्टेप है ये हम बोलेंगे वेग निर्धारक पद है, निर्धारक पद इसको माना जाएगा।
समझे होंगे आप मेरी बात को। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाएगी ये वाली। तो अब यहां पर, और ये ई, आप बोलेंगे कि सर ये ई क्या है? ई और एफ जो है वो क्या है? ई और एफ अपने आप में मध्यवर्ती हैं। ई और एफ अपने आप में मध्यवर्ती हैं, अपने आप में इंटरमीडिएट है। जैसे कि इंटरमीडिएट का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में। जो कार्बनिक रसायन है, उस कार्बनिक रसायन के अंदर हम बहुत अधिक रूप से मध्यवर्ती का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहां पर ई और एफ वो अपने आप में मध्यवर्ती है, और जो कंप्लीट जो संतुलित अभिक्रिया होती है, उस संतुलित अभिक्रिया के अंदर कभी मध्यवर्ती नहीं आते हैं, मध्यवर्ती इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये जो तीन पद हैं, इन तीनों पदों का अगर आप योग करोगे, जब आप इन तीनों पदों का योग करेंगे तो एफ से एफ कैंसल आउट हो जाएगा, ई से ई कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। ए प्लस 2a अर्थात ये मिलेगा 3a प्लस b प्लस b, इट इज 2b गिविंग इट इज c प्लस d, c प्लस d। समझे होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हमने लिख दिया c प्लस d। मतलब वही जो हमारी जटिल अभिक्रिया थी, वही जटिल अभिक्रिया यहां पर मिल चुकी है आपको, राइट। मेरी बात को सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जटिल अभिक्रिया वो होती है जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती है, और एक से अधिक पदों के अंदर जो पूर्ण हो रही है, बराबर। तो उसमें कुछ पद बहुत मंद होंगे और कुछ पद जो है बहुत फास्ट होते हैं, राइट। जो मंद पद होता है, जो सबसे मंद पद होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगी, राइट, वो अपने आप में वेग निर्धारक पद के रूप में बोला जाएगा, उसे वेग निर्धारक पद के रूप में आप कहते हैं, राइट। तो ये जो, और वो कैसे पता चलेगा हमारे को कौन सा पद? अब अगेन सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम ये कैसे बोलेंगे कि जो कौन सा पद स्लो है, कौन सा फास्ट है, बराबर। वो आपको वेग नियम बताएगा। जो रेट लॉ वेग नियम व्यंजक है, वो वेग नियम व्यंजक आपको ये बताता है कि कौन सा पद सबसे स्लो माना जाता है, राइट। बस एक बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे स्लो स्टेप होती है, वो अपने आप में वेग निर्धारक पद के रूप में कहा जाता है, राइट। तो ये आणविकता का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सारे बच्चे अगेन मैं दोहरा दूं इस बात को कि आणविकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होता है। प्राथमिक अभिक्रियाएं वो होती है जो एक पद में कंप्लीट होती है, राइट। आणविकता का कॉन्सेप्ट किसी जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं होता है, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आणविकता शून्य नहीं होती है, आणविकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, और आणविकता जो है वो अंश में नहीं हो सकती है। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि 1/2, राइट। मतलब आप ये नहीं कह सकते, मतलब एक वो पूर्ण एक नंबर होगा, पूरे के पूरा एक नंबर होगा, राइट। एक बार आप और चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, तो ये आपको अब क्लियर हो चुका है कि कोटि और आणविकता के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, राइट, उसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि यहां पर जैसे एक काम करिएगा सारे बच्चे, जो एक अणुक अभिक्रियाएं हैं और जो द्वि अणुक अभिक्रियाएं हैं, उसके आप एग्जांपल से जरा नोट कर लीजिए, अपनी अपनी कॉपी में एग्जांपल नोट कर लेना। पहले तो जो एक अणुक है, उस एक अणुक अभिक्रिया का एक अणुक अभिक्रिया का जो एग्जांपल है हमारे पास, जो सिंपल एग्जांपल है, राइट, दैट इज द अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट गिविंग N2 plus twice of H2, अमोनियम नाइट्राइट गिविंग नाइट्रोजन N2 plus twice of H2। अगर द्वि अणुक की बात की जाए तो द्वि अणुक के अंदर एक एक एग्जांपल नोट कर लो ताकि आपको समझ में आता रहे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द्वि अणुक की अगर हम बात करेंगे तो द्वि अणुक के अंदर जो एग्जांपल हमारे को मिलेगा, दैट इज आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ HI, ट्वाइस ऑफ HI गिविंग H2 plus I2, ट्वाइस ऑफ HI
गिविंग H2 प्लस I2, ये अपने आप में द्विअणुक है, राइट। उसी तरीके से अगर हम त्रिअणु की बात करेंगे, त्रिअणुक को लेकर अगर आप बात करेंगे तो उसका जो हमारे पास एग्जांपल मिलेगा दैट इज ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2, ट्वाइस ऑफ NO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2 गैसियस, राइट। ये त्रिअणुक का एग्जांपल आप कह सकते हैं, राइट। और सारे बच्चे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, उसको कहीं पर लिख लीजिएगा, एक नोट लगाकर लिखिएगा। किसी प्राथमिक अभिक्रिया की, नोट कर लीजिएगा उसमें, किसी प्राथमिक अभिक्रिया की, किसी प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता व कोटि समान मानी जाएगी। किसी प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि व आणविकता का मान, कोटि व आणविकता का मान समान होगा, कोटि व आणविकता का मान समान होगा, राइट। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि A गिविंग B, ये हमारी एक प्राथमिक अभिक्रिया है। अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि यहां पर आणविकता क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट इज इक्वल टू 1। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो कोटि है, वो भी 1 हो जाएगी। मतलब इसका जो रेट लॉ बनेगा, रेट R इज इक्वल टू K, A की घात में आप 1 रखेंगे, A की घात में रेट R इज इक्वल टू K, A की घात में 1 हो जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में जो आणविकता है और जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है, वो समान रहेगी, राइट। अब ये क्या बता रहा है हमारे को, रेट इज इक्वल टू K, A की सांद्रता की घात में A, या आप ये कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि A के जितने ज्यादा परमाणु होंगे या A के जितने ज्यादा अणु होंगे, राइट, उतना ज्यादा आपको वेग मिलेगा, क्योंकि K तो वेग स्थिरांक है, K जो है वो आपका वेग स्थिरांक है, और क्योंकि K अपने आप में एक वेग स्थिरांक है, राइट, तो इसीलिए अगर आप उसको हटाते हैं और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर आप बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी ज्यादा A की सांद्रता होगी, जितने ज्यादा A के अणु होंगे, उतना ज्यादा उत्पाद का निर्माण होगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरी अभिक्रिया है A प्लस B गिविंग C, ये भी अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया है। A प्लस B गिविंग C, ये अपने आप में एक प्राथमिक अभिक्रिया है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूलरिटी इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, मॉलिक्यूलरिटी इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 2। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 हो जाएगी, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि A और B, आणविकता मतलब होता है कि एक साथ कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। तो जब A और B के अणु आपस में टकराएंगे, आपस में संघट करेंगे, तो जब A और B के अणु आपस में संघट करेंगे, तो ये जो संघट हो रहा है, ये जो संगठन है, तो इसमें A और B दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा ना, दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि A की सांद्रता बहुत कम है, तो जब A की सांद्रता बहुत कम है, तो अब सोचने वाली बात है कि जो B के अणु हैं वो A से कैसे टकराएंगे। जब A के अणुओं की संख्या या जब A के परमाणुओं की संख्या बहुत कम है, तो जब A या B, A अथवा B के अणुओं की संख्या जब बहुत कम होगी, तो बच्चों फिर सोचने वाली बात है कि फिर वो टकराएंगे आपस में कैसे। आपस में टकराने के लिए दोनों की जो सांद्रता है वो एक सर्टेन लेवल पर होनी चाहिए, समझ होंगे मेरी बात को। इसीलिए जब आप वेग
नियम लिखेंगे, तो जब आप वेग नियम लिखेंगे तो वो हो जाएगा रेट आर इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता, पावर में 1 और यहां पर भी 1। मतलब जो मैंने अभी कथन कहा था उस कथन को मैंने अभी जस्टिफाई किया बच्चों कि रेट आर इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता ए की घात में 1, राइट, और बी की घात में 1 रहेगा, राइट। और आप जानते हैं कि जो घात में होता है अगर आप उसका योग करेंगे तो अगर योग करोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो वेग व्यंजक है, ये वेग व्यंजक को हम पता कैसे करेंगे, वेग व्यंजक के बारे में हम पता कैसे करें, क्योंकि एक बात तय है कि मॉलिक्यूलरिटी अपने आप में एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। और वहीं अगर हम वेग व्यंजक की बात करें, वेग व्यंजक मतलब हम अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, वेग व्यंजक जब आप लिखते हो वहीं से हमारे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप में एक प्रायोगिक कॉन्सेप्ट है। तो आज हम अब आगे बढ़ रहे हैं, आणविकता का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा आपको, प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा।